हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत है। चलिए साथियों, जैसा कि हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, आपको पिछली क्लास में अर्लियर मेडिवियल कराया गया था, फिर आपका जिसमें दिल्ली सल्तनत, अगली क्लास में आपका मुगल एम्पायर बताया गया था। तो आज उसी के एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे आपके एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका आज पार्ट 1 है। आज इसमें आपको मोस्टली हम जो है भारत के इतिहास, जितना उनका परिचय होता है, क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सिंधु सभ्यता में मिली हुई थी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, कौन कौन से यात्री जो है भारत आते हैं जिन्होंने अपनी किताब वगैरह लिखी थी, जिनमें अलबरूनी, इब्न बतूता, हेंशांग, फाहियान या फिर मेगस्थनीज, हेरोडोटस, इन सब के बारे में, इनसे जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये कहाँ से आए थे, किसके दरबार में आए थे, तो जो भी ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, आज वो सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से आज की क्लास नोट करिएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। साथियों, अगर मैं बात करूं भारत के इतिहास की, तो आप याद रखिएगा, इंडिया के मैप में आप अगर ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये आपका इंडिया का कुछ मैप ऐसे है। यहाँ से आप देखेंगे ये उत्तर हिमालय से लेकर के और दक्षिण में ये जो समुद्र आपके, जो इधर से अरेबियन सी वगैरह जो स्टार्ट होते हैं, बे ऑफ बंगाल वगैरह है, तो यहाँ तक के जो समंदर वगैरह हैं, ये सब पूरा जो है आपका एक भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रखिएगा। इसको जो है पुराणों में या महाकाव्यों वगैरह में इसको किस नाम से जानते थे या फिर जानते हैं, तो भारतवर्ष के नाम से। आप इस पॉइंट को याद रखना साथियों, भारतवर्ष के नाम से इसको जानते हैं। और भारतवर्ष का मतलब होता है साथियों, एक तरीके से कह सकते हैं आप, भारत का देश, भारत का देश। और यहाँ के जो निवासी हैं, आप सबको पता है कि उनको भारतीय कहा जाता है। और याद रखिएगा साथियों, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इंडिया किसने कहा था, इंडिया नाम भारत को किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा, इसको यूनानियों ने दिया था। यूनानियों ने इसको इंडिया बोला था। आप इस बात को याद रखिएगा, यूनानियों ने इसको इंडिया बोला था। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक आपका ये पूरा भारतवर्ष है और इसको भारत का देश बोला जाता है। मुस्लिम इतिहासकारों की बात करूं साथियों, तो मुस्लिम इतिहासकार जो मध्यकाल में आए थे, उन्होंने इसको हिंद या फिर हिंदुस्तान, हिंद या हिंदुस्तान आप कह सकते हैं, हिंदुस्तान, ये आपके मध्यकालीन में जो मुस्लिम इतिहासकार आए, उन्होंने इसका नाम रखा था या इससे संबोधित किया था। आप ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे कि हमारी हिस्ट्री अगर पढ़ना है हमें, तो कौन कौन से पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, तो याद रखिएगा कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर मैं पहला आपसे बात करूं तो प्राचीन, प्राचीन भारत। सेकंड आप याद रखना दोस्तों, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और अगर मैं थर्ड बात करूं साथियों, तो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी हो हमें, उसके फैक्ट्स को जानने में, तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब अगर साथियों मैं बात करूं, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो प्राचीन भारत की, तो चलिए प्राचीन भारत से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप नोट करिएगा, मैं आपको करा देता हूं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्राचीन भारत और इसमें आप लिखिएगा प्राचीन भारत। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे कि प्राचीन भारत में हमें जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड या हमारे इतिहास से रिलेटेड जो हमें स्रोत होते हैं, वो हम 4 तरीके से हमको मिलते हैं, जिसमें से आपका जो पहला है वो है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के द्वारा, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और जो फॉरेनर्स या फिर विदेशी जो आते थे, विदेशियों का वर्णन, जो विदेशी लोग जो है या विवरण जो करते थे इस चीज़ का, तो आप याद रखिएगा, विदेशियों का विवरण या फिर विदेशी लोग जो आते थे, वो लोग इसके बारे में देखते थे और फिर जो अपनी किताबों में लिखते थे, तो उनके द्वारा भी हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है, विदेशियों का विवरण।
और बाकी जो हमारी खुदाई वगैरह होती है, तो जो पुरातत्व से हमको चीज़ें मिलती हैं, उन सबसे संबंधित साक्ष्य के द्वारा भी हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों, सबसे इसमें आपका इम्पॉर्टेंट क्या है जहां से हमें मिलता है धर्म ग्रंथ में, तो आप याद रखिएगा कि वेद जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जहां से हमें इसके बारे में पता चलता है। और आप याद रखिएगा कि महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है इसके संकलन के लिए। द्वैपायन वेद व्यास ने इसका संकलन किया था। और आप सबको पता होगा कि वेद कितने हैं, तो आप याद रखना साथियों, मैं वेद के बारे में बता दूं आपको। 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद, दूसरा आपका है साथियों सामवेद, अगले की मैं बात करूं तो यजुर्वेद, और आखिरी जो आपका साथियों सबसे लास्ट है वो है अथर्ववेद। ये 4 आपके वेद हैं दोस्तों। अब इन चारों वेदों के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पुराना आप याद रखिएगा वो ऋग्वेद है, और सबसे नया जो है वो आपका अथर्ववेद है। अब इनसे आप रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए दोस्तों, मैं आपको अगले पेज पे बता रहा हूँ। ऋग्वेद आप डाल दीजिएगा हेडिंग ऋग्वेद, और ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप इनको नोट करिएगा। साथियों आज की क्लास से आपको एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी एग्जाम होगा वहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। मोस्टली साथियों आप याद रखिएगा कि ऋचाओं का जो है इसमें अध्ययन मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसमें तो आप याद रखिएगा 10 मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, इसमें सूक्त हैं। और अगर मैं बात करूं साथियों तो 10,462 ये आपकी टोटल ऋचाएं हैं। आप याद रखिएगा 10,462 ऋचाएं, 1028 सूक्त और 10 आपके मंडल हैं। आप बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। और इसको पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, इसको जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, याद रखिएगा उनको हेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होतु उनको बोलते हैं जो इसका अध्ययन करते हैं। यह आप याद रखिएगा। अगर मैं साथियों बात करूं तो आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में, जो आपके सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता के बारे में याद रखिएगा आप कि गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ये कौन से मंडल में है, तो आप याद रखिएगा तीसरे मंडल में है। और ये भी पूछता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो याद रखना साथियों ये सूर्य देवता को समर्पित। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसके 9वें मंडल के बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा जो इसका 9वां मंडल है, 9वें मंडल में आप याद रखिएगा इनके 9th वाले में, इसमें सोम देवता के बारे में बताया गया है। सोम देवता आप याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि किस मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, तो 9वें मंडल में है। आप याद रखिएगा इसको। और इसका जो 10वां मंडल है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल, इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। 4 वर्ण आपको पता होंगे, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण 10वें मंडल में बताए गए हैं, याद रखिएगा आप। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में। जो गायत्री मंत्र जो है वो आपका सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसकी जो ऋषि होते हैं जो इसका अध्ययन करते हैं उनको होतु कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ साथियों आपसे अगले क्वेश्चन की इसमें, तो आप याद रखिएगा इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यजुर्वेद के बारे में या फिर आप सामवेद के बारे में देख लीजिए।
सामवेद, मैंने आपको दूसरा सामवेद बताया है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो होता है ये संगीत वगैरह से संबंधित है, संगीत वगैरह से। इसमें जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सब जो है गाई जाने वाली ऋचाएँ हैं, जिसको हम गा सकते हैं, गाई जाने वाली ऋचाएँ। और अगर आप साथियों इसको संगीत का जनक भी बोलेंगे तो ये आपका गलत नहीं होगा। संगीत का जनक, जनक ये भी आपका शाम मतलब जो है सामवेद है। संगीत का जनक सामवेद, इसमें संगीत से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। अगर मैं बात करूं साथियों यजुर्वेद की, यजुर्वेद, तो आप याद रखिएगा यजुर्वेद के बारे में कि इसमें साथियों आपका, जिसमें गद्य और पद्य इन दोनों में इसको लिखा गया है। और यजुर्वेद में साथियों मोस्टली आप याद रखिएगा कि इसमें दवाओं वगैरह, जड़ी बूटियों वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं किसमें, यजुर्वेद में। और ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगर मैं साथियों बात करूं अथर्ववेद की, जो आपका आखिरी वेद है अथर्ववेद, तो आप याद रखिएगा अथर्ववेद में ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब के बारे में, बाकी जो आपके कर्मकांड होते थे, अब इसमें आप समझ लीजिए कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप या फिर वशीकरण, ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं आपकी, आप इसमें प्रेम विवाह भी बोल सकते हैं, औषधि वगैरह के भी बारे में बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा साथियों कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीज़ें आपकी अथर्ववेद से संबंधित हैं। अगर मैं साथियों बात करूं तो आप याद रखिएगा कि अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा किसमें की गई है, तो आप याद रखिएगा कि वो अथर्ववेद में की गई है। याद रखना साथियों, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो आप याद रखना साथियों वो अथर्ववेद है। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे कि इसमें कुछ पुराणों के बारे में, तो कुछ पुराण भी आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखना कि वो किस वंश से संबंधित है, तो इसमें विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण। आप याद रखना साथियों ये मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण है साथियों, आप या इसको भी याद रखिएगा, मत्स्य पुराण। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो याद रखिएगा ये सातवाहन से संबंधित है, सातवाहन वंश से। नेक्स्ट आप याद रखिएगा साथियों वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण याद रखना साथियों आप गुप्त वंश से। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और अगर मैं साथियों बात करूँ सबसे पुराना पुराण, तो आप याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, सबसे प्राचीन कौन सा है, वो आपका मत्स्य पुराण है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे मैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि इसी के टाइम पर कल्हड़ के द्वारा रजत रंगड़ी, कल्हड़ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रजत रंगिणी, रजत रंगिणी। आप याद रखिएगा, ये आप याद रखना साथियों कि ये कश्मीर के इतिहास के बारे में है, कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्हड़ की इस किताब से हमें पता चलता है। तो आप याद रखिएगा। और मैंने आपको साथियों बताया था कि जब हमारे अटैक हुआ था सिंध पर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उनकी एक किताब है चचनामा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। चचनामा के भी लेखक के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा अली अहमद थे, अली अहमद, अली अहमद इसके लेखक थे, किसके, चचनामा के। ये आप याद रखना साथियों। और एक किताब और आपकी इसी टाइम से इम्पॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, अष्टाध्यायी। इस क्वेश्चन में भी याद रखना साथियों आप
अष्टाध्यायी किताब के लेखक कौन थे? तो आप याद रखना पाणिनि थे। पाणिनि इसके लेखक थे। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते थे वेदों वगैरह से संबंधित जो हमने आपको बताए हैं, इनको आप बहुत ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में पूरा भारतवर्ष कहलाता है, इसे भारत का देश बोलते हैं, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। और जो मुस्लिम कंट्री से जो या फिर मुस्लिम उससे आए हुए थे, इन लोगों ने इसको क्या कहा था? आप याद रखिएगा, मध्यकालीन में जो लोग आए थे मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने इसको हिंद या फिर हिंदुस्तान बोला था। तो आप इसको याद रखना। अगर मैं बात करूं साथियों प्राचीन इतिहास के हमें सोर्स कहाँ से मिलते हैं, तो धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथ, जो विदेशी आते रहते हैं उनको उनका विवरण, और पुरातात्विक जो साक्ष्य वगैरह मिलते हैं हमें। वेदों में बात करूं, द्वैपायन वेद व्यास ने इसका संकलन किया था। वेदों की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके अध्ययन करने वाले ऋषि को होतु कहा जाता है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में बताया गया है, गायत्री मंत्र, और ये समर्पित किससे है? तो याद रखिएगा सूर्य देवता से। 9वें मंडल में सोम देवता का है, और 10वें में 4 वर्ण का बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप इनके बारे में याद रखिएगा। सामवेद में संगीत गाई जाने वाली ऋचाएँ होती हैं, संगीत का जनक भी बोल सकते हैं। यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना और कन्याओं के जन्म को क्या बताया गया है? एक तरीके से निंदा की गई है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। यहाँ से जो बन सकते थे। अब इसमें अगर मैं कुछ पुराण के बारे में बात करता हूँ तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। वायु पुराण आपका गुप्त वंश से रिलेटेड है, मत्स्य पुराण सातवाहन से है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से रिलेटेड है। सबसे पुराने पुराण की बात करूँ तो मैं प्राचीन सबसे मत्स्य पुराण है। और अब इनके टाइम से कुछ किताबें होती हैं साथियों, जो हमें उस किताबों के बारे में भी पता चलता है। तो कल्हड़ की रजत रंगिणी जो कश्मीर के ऊपर के इतिहास के बारे में है। चचनामा जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को अली अहमद का है। अष्टाध्यायी ये किसका है? पाणिनि का है। तो ये कुछ क्वेश्चन है साथियों जो हमने बताए हैं। आपको पता होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है वो मौर्य वंश में बनेगा। चाणक्य का क्या नाम वगैरह होता है, तो मैं भी आपको आगे बताऊँगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ जो कुछ विदेशी यात्री आए थे उनसे मिलने वाली जानकारी। विदेशी यात्री जो इनके विवरण से हमको जो जानकारियाँ मिलती हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना साथियों, अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, तो हेरोडोटस के बारे में आप याद रखिएगा। हेरोडोटस साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप बहुत याद रखिएगा इसको ध्यान से। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। ये किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इनसे अगला क्वेश्चन याद रखिएगा आप, हिस्टोरिका जो है इनकी क्या है? पुस्तक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो मैं अगर पुस्तक के बारे में बात करूं तो इनकी पुस्तक याद रखना साथियों आप, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है, आप याद रखिएगा, जिसमें भारत और फ्रांस के संबंध के बारे में विवरण मिलता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। भारत फ्रांस के मतलब जो है संबंध के बारे में विवरण मिलता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। अगर मैं अगला बात करूं साथियों तो आप याद रखिएगा अगला, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बारे में आप याद रखना साथियों। मेगस्थनीज के बारे में बात करूं तो ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। और ये क्वेश्चन साथियों पूछता है कि ये किसके दरबार में आया था? तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आता है। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। अगला क्वेश्चन साथियों आप याद रखिएगा कि इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है या पुस्तक आप इसकी याद रखिएगा, वो बुक का नाम है इसकी इंडिका। ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा है दोस्तों, तो आप इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा।
इंडिका के लेखक, और इसमें मौर्य युग के बारे में, उनकी संस्कृति वगैरह कैसी क्या थी, ये मौर्य युग के बारे में मोस्टली जो है एक्सप्लेन करती है ये किताब इंडिका। तो आप याद रखना साथियों, मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी बुक का नाम है इंडिका। हेरोडोटस के बारे में मैंने बताया, हिस्टोरिका किताब है और इतिहास का पिता, भारत फ्रांस के संबंध के बारे में इसका विवरण है। आइए हम जो इम्पोर्टेंट एक दो और होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डाइमेकस के बारे में आप याद रखिएगा, डाइमेकस ये आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप याद रखिएगा कि ये सीरिया के नरेश थे, सीरियन नरेश आप कह सकते हैं, सीरियन नरेश या वहाँ के राजा, नरेश को भी राजा ही बोलते हैं, जिनका नाम था आंतियोकस, आंतियोकस याद रखना दोस्तों, आंतियोकस थे, उनका ये राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आता है। किसके? बिंदुसार। बिंदुसार आप लोगों को पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के और अशोक के पिता थे। तो आप याद रखिएगा कि बिंदुसार के दरबार में आता है ये, और इसका भी संबंध जो है साथियों वो मौर्य युग से ही संबंधित है, तो आप याद रखिएगा। चलिए साथियों हम अगले बात करते हैं, तो आप अगला लिख लीजिएगा टालमी के बारे में। टालमी ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत ही एग्ज़ाम में पूछता है, याद रखिएगा, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इनकी किताब है, याद रखिएगा आप, इनकी बुक है टॉलमी की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक साथियों टॉलमी का ही एक राजदूत था, वो आया था अशोक के राज दरबार में, आप उसका नाम याद रखिएगा कि उसका नाम है डायोनीसियस, डायोनीसियस। ये साथियों याद रखना आप इसके बारे में, ये मिस्र से आया था, मिस्र से। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टॉलमी जो है, ये मैंने बताया आपको, इनका राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? तो आप याद रखिएगा अशोक के, अशोक आप याद रखिएगा, डायोनीसियस ये मिस्र से आया था, टॉलमी का राजदूत था और अशोक के ये दरबार में आता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि यहाँ आप समझ में आया होगा। आप याद रखिएगा कि ये जितने भी विदेशी यात्री थे ये सब यूनानी थे, यूनानी, इनके बारे में याद रखिएगा, यूनानी रोमन लेखक थे ये सारे, जितने मैंने आपको बताया है। आइए अब मैं बात करता हूँ साथियों की कुछ चीनी लेखकों के बारे में, क्योंकि चीनी फाहियान वगैरह भी आए थे, तो आपको पता होगा। अगर मैं चीनी लेखक के बारे में बात करूँ तो सबसे इसमें पहला जो आता है आपका, वो आते हैं फाहियान। अब फाहियान के बारे में साथियों में बात करूं तो आप याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड आप याद रखना साथियों, उनके दरबार में आते हैं। और ये मध्य प्रदेश के उस टाइम पर, मध्य प्रदेश में जो भी संस्कृति वगैरह थी उन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने जो है वर्णन किया हुआ है। और इन्होंने बताया था कि उस टाइम पर मध्य प्रदेश की जनता काफ़ी खुशहाली से रह रही थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो सारी मतलब सुख समृद्धि पूरा मध्य प्रदेश में थी। तो आप याद रखिएगा कि फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये आया था। अगला बात करूं साथियों में, तो आप याद रखिएगा हिनशांग के बारे में। हिनशांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछता है काफ़ी एग्जाम में आपके, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आता है और ये चीन से आया होता है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। और इसको टोटल पहुँचने में भारत 1 साल का टाइम लगता है, 1 साल के टाइम में ये भारत पहुँचता है। और भारत में भी सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? तो आप याद रखिएगा कपिशा एक जगह है, कपिशा प्लेस पर ये पहुँचता है भारत में। और यहाँ भारत में ये 15 वर्षों तक रहता है, 15 वर्षों तक ये भारत में रहता है, यहाँ को अध्ययन करता है और फिर से ये चीन वापस लौट जाता है। साथियों इसने बिहार में जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा ज़िले में भी ये पढ़ता है, उस विद्यालय में इसने अध्ययन वगैरह भी किया था। और बौद्ध जो ग्रंथ वगैरह होते हैं इन सब के बारे में भी इसने काफ़ी कुछ जाना था। इसकी यात्रा का वृत्तांत मतलब या इसकी जो इसका यात्रा का विवरण है आप याद रखिएगा, उसको CU की नाम से जाना जाता है, CU की। ये साथियों क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिनशान की यात्रा का वृत्तांत या फिर जो भ्रमण का जो भी उसका किताब का नाम था उसको किसने उसने लिखा है? तो आप याद रखिएगा कि CU की नाम से उसने इसको लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन साथियों आप याद रखिएगा।
और हिनसांग साथियों जब आया था और ये नालंदा बिहार में गया था, तो उस टाइम पर नालंदा के कुलपति जो थे वो सीलभद्र थे। आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि सीलभद्र उस टाइम वहाँ के कुलपति थे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय के। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन साथियों आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया, मध्य प्रदेश के बारे में इसका वर्णन मिलता है। और हिनसांग साथियों ये हर्षवर्धन के दरबार में आता है, 1 साल पहुँचने में लगते हैं। और ये कपिशा पहुँचता है, 15 वर्षों तक भारत में रहता है और ये बिहार वगैरह में जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन वगैरह भी करता है। और इसकी जो यात्रा का विवरण का सिद्धांत है वो सीयूकी नाम से है। और कुलपति उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? सीलभद्र थे। तो चलिए दोस्तों, हम अगली लेखक के बारे में बात करते हैं। चीनी यात्रियों में आप याद रखिएगा कि यही 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अगर मैं बात करूं अरबी लेखकों के बारे में, तो अरबी लेखक में साथियों आप याद रखिएगा अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में आप याद रखिएगा। अलबरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, याद रखिएगा आप इसमें। और इसकी जो किताब है वो किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद, याद रखना साथियों, किताब उल हिंद है। या फिर इसको तहकीक भी बोलते हैं, जिसमें मतलब होता है भारत की खोज, भारत की खोज, तहकीक हिंद आप याद रखिएगा, या भारत की खोज। तो और साथियों याद रखिएगा कि इसकी इस किताब से हमें ये मुग़ल वगैरह के मतलब इनके क्या बोलते हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, किताबुल हिंद से या तहकीक हिंद से। ठीक है दोस्तों, एक और आप याद रखिएगा इब्न बतूता, इसके बारे में। इब्न बतूता आप सबको पता होगा कि ये कहाँ से आया था, तो आप याद रखिएगा कि इसने भी अपनी, ये मोरक्को से आया था, आप याद रखना मोरक्को से आता है ये। और इसकी जो यात्रा मतलब जिसने अपना विवरण दिया है वो एक रिहला नामक किताब है, जिसमें इसने सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि कैसा उस टाइम पर वहाँ था। और ये नियर अबाउट 1333 में ये दिल्ली पहुँचता है, 1333 में ये दिल्ली पहुँचता है। आपको याद होना चाहिए कि 1333 में उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रही होगी और उस टाइम पर राजा मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ का उस टाइम पे राजा था, आप याद रखना साथियों। चलिए आइए अब हम बात करते हैं एक और आपके इम्पोर्टेंट जो बचे हुए हैं, इनके बारे में आप यहीं पर लिख लीजिए, मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो मार्को पोलो के बारे में याद रखना साथियों कि ये पांड्य देश था, पांड्य देश की यात्रा पे आया था, पांड्य देश की यात्रा पर आता है और पांड्य इतिहास में ही इसका अध्ययन भी मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है, ये साथियों मेरा कराने का पर्पज़ आपको ये था कि आप याद रखिएगा कि इन सारी चीज़ों से हमें अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। आपसे अगर साथियों क्वेश्चन पूछेगा भी वो प्रागैतिहासिक काल में या स्टार्टिंग से, तो वो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर वो कहीं नहीं जाएगा। कौन से यात्री कहाँ से आए हैं, ऋग्वेद में क्या ऋचाएँ हैं, सामवेद में क्या, अथर्ववेद में क्या है, इनका किसके बारे में दिया गया है विवरण, या फिर जो है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण में पुराना कौन है, किससे संबंधित है, या फिर कौन सी किताब किसके बारे में बताती है। तो यहाँ से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप बहुत ध्यान से इनको कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका इनकी होगी। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं, आप याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आप याद रखिए कि जो हमारे अभिलेख या फिर जो लिखी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका अध्ययन हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपिग्राफी। तो याद रखिएगा कि शिलालेख या अभिलेखों वगैरह के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ से आपसे ज़रूर पूछता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ साथियों कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, कैसे शुरू होता है। तो साथियों देखिए, जिनका विवरण हमको लिखित नहीं होता है, जिनके बारे में लिखित हमको कुछ भी नहीं मिला होता, उनको हम प्रागैतिहासिक काल में कहते हैं, प्रागैतिहासिक टाइम था। और जब हमको लिखित विवरण मिलने लगता है या जब मानव का विकास हो जाता है, जब वो लोग पढ़ना लिखना सीख जाते हैं और कुछ न कुछ वो लोग करके हिंट एक दे देते थे कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं या फिर लाइफ हमारी कैसे बढ़ती है आगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है।
तो उन सब सारी चीज़ों को इतिहास के बारे में हम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा कि होमोसैपियंस आपने पढ़ा होगा। होमोसैपियंस के बारे में आप याद रखिएगा कि होमोसैपियंस जो था ये ज्ञानी मानव होते थे, इनको हम ज्ञानी मानव बोलते थे। होमोसैपियंस आप याद रखिएगा कि इनको ज्ञानी मानव बोला जाता था, ज्ञानी मानव। होमोसैपियंस को ज्ञानी मानव बोलते थे। और आप याद रखिएगा कि ये बोला जाता है कि 30 से 40 हज़ार वर्ष जो है ये धरती पे आए थे। तो आप याद रखिएगा 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व बोला जाता है कि इनकी शुरुआत हुई थी होमोसैपियंस की, जो ज्ञानी मानव थे। अब अगर मैं साथियों बात करूं आपको कि इस टाइम पर उन लोगों के जीवन का क्या आधार वगैरह होता था, वो लोग क्या खाते पीते थे, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ना हमको उस टाइम पर खेती के बारे में पता था, ना ही हमें किसी और भी चीज़ के बारे में पता था, मेटल वगैरह के हमें कुछ नहीं पता था, एकदम से अनभिज्ञ थे। एक तरीके से पशु और इंसान एक जैसे थे। तो इसीलिए जो इनके खाने पीने का या इनकी जीविका का जो मुख्य आधार था, तो आप याद रखिएगा उनका जो मुख्य भोजन उस टाइम पर था, जो भी वो करते थे जिस तरीके से, वो शिकार पे डिपेंड होता था। शिकार करके ही ये लोग अपने भरण पोषण का काम करते थे। आप इस बात को याद रखिएगा। और ये पूर्व पाषाण युग की बात है, आप याद रखिएगा कब में, पूर्व पाषाण। क्योंकि साथियों इस टाइम पर का साक्ष्य हमको ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा गुफाओं में चित्र वगैरह हमको मिल जाते हैं, कहीं पर कुछ पेंटिंग वगैरह के। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व पाषाण काल में लोगों के खाने पीने का क्या था, तो आप याद रखिएगा कि वो शिकार था। आप याद रखिएगा साथियों, आपसे क्वेश्चन और पूछता है, मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि आग की खोज हुई थी, सबको पता है कि ये भी पूर्व पाषाण काल में, या फिर आप कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। और आग की खोज कैसे हुई थी आप सबको पता है, पत्थरों के रगड़ने से, चट्टानों के जो उसमें से निकलती है एक लौ टाइप की, वो गिरती है सूखी पत्तियों वगैरह पे और जिससे आग पकड़ लेती है। या फिर वही लोग जब पत्थरों को काट करके नुकीले पदार्थ या फिर कोई भी हथियार औजार बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसमें से एक चिंगारी टाइप की जो चीज़ निकल रही है, इससे पत्ते वगैरह जल जाते हैं पेड़ों वगैरह के, और इससे इसका पका हुआ खाना वो बहुत स्वादिष्ट होता है, क्योंकि भोजन अगर पक जाता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। तो इसलिए जो है इन लोगों ने आग की खोज, इनको यहाँ से आग के बारे में पता चलता है। आप याद रखिएगा आग की खोज पूरा पाषाण काल में होती है, भोजन इनका शिकार हुआ करता था। और अगर साथियों मैं बात करूँ, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पहिए का आविष्कार, तो पहिए के बारे में आप याद रखिएगा कि पहिए का आविष्कार ये नौ पाषाण काल में होता है, नौ पाषाण काल में। और इसके आविष्कार के पीछे का भी लॉजिक जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप रोल करके ले जाएंगे तो वो सरफेस एरिया कम लेता है और वो जाने में आसानी होती है। तो पहिए वगैरह के होने से जब सरफेस टच कम होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा नहीं लगता और बहुत आसानी से हम मूवमेंट कर ले जाते हैं। तो पहिए का आविष्कार भी कुछ इसी पद्धति के हिसाब से हुआ था, याद रखिएगा आप। और इनका अस्थाई निवास अगर साथियों में बात करूं कि ये लोग एक जगह रुक करके रहना कब से शुरू किए हैं, तो अस्थाई निवास भी साथियों आप इनका याद रखिएगा कि ये भी नौ पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। नौ पाषाण काल में, नौ पाषाण काल में इनका अस्थाई निवास भी स्टार्ट हुआ था। ये लोग एक जगह रुक करके रहना शुरू किए थे। और सबसे पहला पालतू जानवर जो इनका था, पालतू जानवर आप याद रखिएगा कि वो कुत्ता था। कुत्ता सबसे पहले इनका पालतू जानवर होता था। और सर्वप्रथम इनको किस धातु के बारे में पता चला था, तो धातु आप याद रखना साथियों, वो थी तांबा। तांबा धातु के बारे में इनको सबसे पहले पता चला था। और अगर इनसे पूछ लिया जाए कि कौन सा इन्होंने जो है सबसे पहले हथियार वगैरह बनाया, औजार कौन सा बनाया, तो वो औजार इन्होंने बनाया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, औजार उन्होंने बनाया था कुल्हाड़ी। आप याद रखना साथियों, कुल्हाड़ी औजार इन लोगों ने सबसे पहले बनाया था, तो आप याद रखिएगा। और कृषि का आविष्कार भी अगर आपसे पूछ ले तो आप कृषि का भी आविष्कार याद रखिएगा, ये भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। और कृषि का पहला जो आपको उदाहरण मिलता है कि कहाँ पर हुई थी, तो आप याद रखिएगा कि वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में साथियों, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिख रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप याद रखिएगा। और
ये अभी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस इनके बहुत हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके अगर एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और चावल का सबसे अगर पहला साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखना कोल्डिहवा, ये चावल का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, आप याद रखिएगा। चावल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कोल्डिहवा मिलता है। ये क्वेश्चन आप साथियों याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे, इसमें आपको पता है कि अब धीरे धीरे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे नवपाषाण काल में, कृषि वगैरह, पालतू जानवर कुत्ता, धातु क्या थी? वो तांबा थी। मेहरगढ़ में साक्ष्य कृषि का मिलता है। औजार क्या था? आपको पता, मैंने बताया कि वो कुल्हाड़ी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिएगा साथियों। बाकी मैंने पीछे आपको बताए हैं कि एपिग्राफी कहा जाता है विलेखों वगैरह का अध्ययन, और होमो सैपियंस इनको ज्ञानी मानव कहते थे। 30 से 40 हज़ार, 30 है साथियों, 3 नहीं 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले जो है ये आए थे। भोजन इनका शिकार होता था। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई और पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई है। तो आप याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे पहले अगर मनुष्य का साक्ष्य साथियों अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले मनुष्य का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आप याद रखिएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी पर सबसे पहले मनुष्य के मिलने का साक्ष्य प्राप्त होता है। और शिवालिक की पहाड़ियों में जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो अगर जीवाश्म पे पूछ ले तो आप याद रखिएगा जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों पे। शिवालिक की पहाड़ी पे जीवाश्म का साक्ष्य मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हैं साथियों जिनको याद रखिएगा आप। आइए अब हम अगले पॉइंट्स पे अपने बढ़ते हैं। हमारा अगला आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के बारे में। साथियों सिंधु सभ्यता आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है कुछ ऐसा, तो यहाँ से आप याद रखिएगा ये आपका हिमालय वगैरह है। कैलाश माउंटेन से होते हुए ये आपकी सिंधु नदी कुछ आकर के अरब सागर में यहाँ पर मिलती हैं, अरब सागर में। और ये पूरा जो क्षेत्र होता था ये सब आप, जिसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे क्षेत्र आपके जो कहलाते थे, ये आपके सिंधु सभ्यता यहाँ पर मोस्टली डेवलप हुई थी सिंधु नदी के किनारे। अब यहाँ पर कई सारी सभ्यताएं थी, वो तो बहुत थी, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं मैं उनके बारे में आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप साथियों याद रखिएगा इसमें कि सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज आप याद रखिएगा कि इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, जिनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी आप याद रखना साथियों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो है इसकी खोज की थी। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे कि सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है, तो आप याद रखिएगा कि मैं आपको एक बार, आप इस क्वेश्चन को, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा साथियों। मैं इधर आपका इरेज कर देता हूं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आइए अब मैं बात करता हूं आपसे अब आप ये देखिएगा साथियों कि ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब आप देखिएगा कि सिंधु घाटी का कितना एक्सपेंड है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर से, आप यहाँ याद रखिएगा कि साउथ में इसका महाराष्ट्र तक है, महाराष्ट्र तक। और यहाँ यूपी के मेरठ से, यूपी के मेरठ से यहाँ आप याद रखिएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान तक। तो इतने क्षेत्र में साथियों ये पूरा फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं आपसे कि बलूचिस्तान में, तो आप याद रखिएगा कि इसका नाम है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर इसका नाम है। और ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क रिवर, दास्क रिवर के किनारे बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर। अगर मैं इसके पूर्वी बात करूं साथियों, तो पूर्वी में आप याद रखिएगा यूपी के मेरठ में हिंडन नदी यहाँ पे है, हिंडन रिवर है।
और आप जगह मैंने आपको बताया, आप याद रखिएगा, मेरठ के आलमगीरपुर में, आलमगीरपुर, यहाँ आप याद रखिएगा ये मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर। सुध कांगेडोर ये बलूचिस्तान में पड़ता है। अगर मैं साथियों बात करूँ इसके नॉर्थ साइड में या उत्तर में, तो आप याद रखिएगा कि मांदा पड़ता है जगह, मांदा नदा है तो जगह है, और ये पड़ता कहाँ है, तो आप याद रखना साथियों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और रिवर कौन सी है, तो रिवर आप याद रखना चेनाब, चेनाब रिवर के किनारे मांदा जगह पर जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी पॉइंट स्थित है। अगर मैं बात करूं दक्षिणी, तो आप याद रखिएगा दाइमाबाद, दाइमाबाद इसका दक्षिणी पॉइंट है जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। आप ये भी याद रखिएगा अहमदनगर, अहमदनगर में महाराष्ट्र की है स्थित है। और नदी आप याद रखिएगा तो जिसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है, आप याद रखना साथियों। उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी, पूरब में मेरठ उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हिंडन नदी, दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी, और पश्चिम में सुध कांगेडोर दास्क नदी बलूचिस्तान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते साथियों। जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सपेंडेशन है, यहाँ तक वो एक्सपेंड है। मोस्टली आप याद रखिएगा कि इसके जो मोस्टली पार्ट हैं वो पाकिस्तान के प्रांत में चले गए हैं बंटवारे के टाइम के बाद से, तो मोस्टली पाकिस्तान में इसकी जगह है। आइए अब मैं बात करता हूँ कि इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थान के बारे में, और वो किस नदी के किनारे हैं, और वहाँ के उत्खनन करता या फिर जो है उसको खुदाई करने वाले कौन कौन से लोग थे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आप याद रखिएगा कि हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में आप याद रखना, हड़प्पा के बारे में कि इसकी नदी कौन सी है। तो मैं साथियों यहाँ पर नदी लिख दे रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा कि स्थल है, ये नदी है, और ये उसके एग्जीवेटर या फिर खनन करता है, खनन या फिर खुदाई किसके द्वारा हुई थी, और यहाँ आप ईयर डाल दीजिएगा कि किस वर्ष में ये खुदाई हुई थी। तो एक तरीके से आप लिखिएगा हड़प्पा, ये आप याद रखिएगा कि इसका नदी कौन सी है, ये रावी नदी है, रावी नदी के किनारे, और खनन करता इसके कौन है, दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी। और अगर सन पूछ ले तो आप याद रखिएगा 1921, हड़प्पा रावी नदी दयाराम साहनी 1921 में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं साथियों तो आप याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो आप इसका नाम याद रखिएगा। नदी कौन सी है, तो आप याद रखना साथियों सिंधु नदी है, और खनन करता कौन है, तो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। और ईयर साथियों अगर मैं बात करूं तो 1922 इसका ईयर था। चनहूदड़ो अगला आपका है चनहूदड़ो, चनहूदड़ों के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और इसके भी आप याद रखिएगा गोपाल मजूमदार हैं इसके खनन करता, गोपाल मजूमदार इसके खनन करता है, और खुदाई इसकी 1931 में हुई थी। तो ये तीन तो सीक्वेंस में है दोस्तों, इनके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला अगर मैं बात करूं साथियों तो आप याद रखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में आप याद रखिएगा, ये काली है आप याद रखिएगा, नदी घग्घर नदी है आप याद रखिएगा, और इसके बीबी लाल और बी के थापर हैं, बीबी लाल और बी के थापर हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। और इसकी खुदाई साथियों हुई थी 1953 में, 1953 में इसकी खुदाई हुई है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा साथियों आप रोपड़, रोपड़ के बारे में, तो ये सतलज नदी है, सतलज नदी है। यज्ञदत्त शर्मा या फिर वाई डी शर्मा आप इनको कह सकते हैं, वाई डी शर्मा ने जो है इसकी खुदाई की थी, और 1953 से लेके 56 के बीच में, तो याद रखिएगा। अगला आप लिख लीजिए साथियों लोथल, लोथल आप सबको पता होगा ये किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी है। और इसके खुदाई करता कौन है, तो खुदाई करता आप याद रखिएगा रंगनाथ राव,
रंगनाथ राव इसके खुदाई करता है। और इसकी खुदाई साथियों 2 बार हुई थी, 1955 में और 1962 में। साथियों ये भी कुछ इम्पोर्टेंट थे, मैंने बताया आपको हड़प्पा। अच्छा, इसके जगह लोकेशन के बारे में याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। अगर मैं साथियों मोहनजोदाड़ो की बात करूं तो ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान के ही लरकाना ज़िला में है। अगर मैं बात करूं चंदोदड़ो को, तो सिंध याद रखिएगा, ये भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कालीबंगा के बारे में याद रखिएगा, ये भारत में राजस्थान में है। राजस्थान में हनुमानगढ़ एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। अगर मैं साथियों बात करूँ आपसे अगला रोपड़ के बारे में, तो ये भी याद रखिएगा, ये पंजाब में आपका पड़ता है। और लोथल मैंने आपको बताया, तो लोथल आप याद रखिएगा, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे साथियों, जिनकी खुदाई और ईयर कब हुआ है, अभी आप इनके बारे में लिख लीजिए। और फिर कहाँ पर कौन सी चीज़ें मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बता दूंगा। आइए मैं बात करता हूँ आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये साथियों उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन रिवर है, आप याद रखिएगा। और वाई डी शर्मा इसके भी खनन करता है, यज्ञदत्त शर्मा। और अगर साथियों इसकी खुदाई के बारे में बात करूं तो ये 1958 में इसकी खुदाई हुई थी, 1958 में इसकी खुदाई होती है। एक और साथियों 2 आप इम्पॉर्टेंट याद रख लीजिए, एक बनवाली है, इनके ईयर वगैरह आपसे पूछता है मोस्टली, यहाँ से क्या मिला ये तो नहीं पूछता। और एक लिख लीजिएगा धौलावीरा, ये आपके भी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गई है। तो आप याद रखिएगा बनवाली जो है ये रंगोई नदी है उसके किनारे है, रंगोई नदी के किनारे। और रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खनन करता है। और सन आप याद रखिएगा 1974 में, 1974 में इसकी खुदाई होती है। धौलावीरा याद रखिएगा, ये किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और बिष्ट जी ही इसके भी खनन करता है, और 90 से 91 में, 90 से 91 में आप याद रखना साथियों। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो राखीगढ़ी के बारे में याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ी अभी तक की साइट है। और सबसे बड़ा शहर आपसे पूछ ले तो शहर आप याद रखिएगा वो मोहनजोदड़ो है। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनते हैं आपके, हमने आपको करा दिए हैं। आइए अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको मिली हुई थी, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा कौन से जगह पे हमें क्या क्या मिला हुआ था। तो अगर साथियों मैं बात करूँ आपसे, तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्थल अगर हड़प्पा संस्कृति के हैं तो याद रखिएगा वो गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पे? गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल जो हैं हमारे, या फिर हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए, वो गुजरात में हैं। और साथियों याद रखिएगा कि जो इस टाइम का इम्पोर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, बंदरगाह, वो याद रखिएगा 2 जगह थे, लोथल और सुतकोतड़ा। सुतकोतड़ा ये 2 जगह थी जहाँ से हमारे ट्रेडिंग वगैरह हुए करते थे, ये इम्पॉर्टेंट हैं। काले रंग की चूड़ियाँ या फिर जुते हुए खेत, अगर इन सब के बारे में आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा वो कालीबंगा में मिले हुए थे। कालीबंगा से आप याद रखिएगा काले रंग की चूड़ियाँ, जो कुछ जल गई थी कुछ पकी हुई थी, तो काले रंग की चूड़ियों वगैरह के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा वो कालीबंगा में थी। और बंदरगाह कहाँ था? वो लोथल में था। याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि ग्रेट बाथ या फिर स्नानागार, तो आप याद रखना मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में आपका सबसे बड़ा ग्रेट बाथ या फिर स्नानागार ये आपका कहाँ पे मिला था? तो ये आपका मिला था मोहनजोदाड़ो में। याद रखना साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है। और एक नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली थी साथियों, नृत्य करती हुई मूर्ति, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपकी मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। नृत्य करती हुई मूर्ति ये याद रखिएगा साथियों। अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात करूं आपसे, तो आप याद रखना साथियों कि मनके बनाने का कारखाना ये लोथल और चनहुदड़ो दोनों में बताया जाता है कि मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना ये आपका लोथल और चनहुदड़ो,
ये इन दोनों जगहों पे मिला था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, लोथल और चनहुदड़ो में। एक क्वेश्चन और साथियों याद रखिएगा कि जो इनकी लिपि होती थी वो याद रखिएगा वो दाएं से बाईं जाती थी। जो इनकी लिपि होती है वो दाएं से बाईं जाती थी, जो भाव चित्रात्मक होती थी। ये आप याद रखिएगा कि वो दाएं से बाएं मतलब इधर से इधर आती थी। तो ये क्वेश्चन भी आप इनसे याद रखिएगा। और इनकी जो मुख्य फसल होती थी वो गेहूं और जौ होती थी। फसल जो होती थी इनकी वो गेहूं और जौ। ये दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इनकी मुख्य फसल गेहूं जौ होती थी। और मिठास के लिए या फिर मिठाई वगैरह के लिए, मतलब मीठे चीज़ों के लिए ये लोग शहद का यूज़ करते थे। तो मिठास के लिए ये लोग शहद का यूज़ करते थे। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा साथियों। और सुर कोतड़ा में ही याद रखिएगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था एक क्वेश्चन सुर कोतड़ा से याद रखिएगा कि घोड़े की जो नाल वगैरह, घोड़े के अस्थि पंजर जो थे ये भी सुर कोतड़ा में ही मिले थे। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं इनसे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मैं बता सकता हूँ तो आप याद रखिएगा कि पर्दा प्रथा या फिर जो वेश्यावृत्ति वगैरह होती थी, ये सभ्यता भी वहाँ पर उस टाइम पे प्रचलित थी। मतलब ये सारी चीज़ें भी होती थी उस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। और पशुओं में आप याद रखिएगा कि कुबड़ वाला सांड इसकी पूजा होती थी। तो आप याद रखिएगा कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अभी बनते हैं साथियों, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी अभी यहाँ से कुछ और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे ये अभी हम आपको कराएंगे। तो पहले आप देख लीजिए, रिवीजन में मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगर मैं इसके फैलाव के बारे में बात करूं तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में मेरठ आलमगीरपुर, दक्षिण में महाराष्ट्र दाइमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान सुद कोतिंगोड़ तक ये जो है फैला हुआ था। अगर मैं इसमें आगे बात करता हूं दोस्तों तो हड़प्पा आप याद रखिएगा रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी राखलदास बनर्जी 1922, चनहुदड़ो सिंधु नदी और गोपाल मजूमदार जो है इसके खनन करता थे 1931 में। आप याद रखिएगा कालीबंगा घग्घर नदी बीबीलाल और थापर, रोपड़ सतलज वाईडी शर्मा, लोथल भोगवा नदी और रंगनाथ राव। गुजरात में बंदरगाह था, मतलब जो गुजरात में बंदरगाह हो रहा है, लोथल और सुरकोतला दोनों जगह थे। कालीबंगा की बात करूं तो काले रंग की चूड़ियाँ, मोहनजोदाड़ो नृत्य करती मूर्ति और स्नानागार। साथियों अभी यहाँ से कई और सारी चीज़ें मिली हुई हैं, बट आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आज की क्लास यहीं विराम करूँगा, रोकूँगा इनको। मैं आपको अब बाकी सारे पॉइंट अगली क्लास में कराऊँगा। आप और देख लीजिए, मन के बनाने का कारखाना, ये आपका लोथल चनहुदड़ो में फसल मुख्य गेहूँ और जौ होती थी। मिठास के लिए शहद का यूज़ करते थे और कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। ये सांड पूजनीय होता था। अभी यहाँ से बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों आपके बनेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा कि इनको कौन से मेटल की नॉलेज थी। याद रखिएगा इनको सोना चांदी तांबा जस्ता इन सब के बारे में इनको पता था, बट इनको लोहे के बारे में नहीं पता था। तो अभी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों यहाँ से हैं। 2-3 क्लासेज आपकी इसके आएंगी। ये तो अभी आज का पार्ट 1 था। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन साथियों हिस्ट्री से रिलेटेड कराऊंगा, आप याद रखिएगा कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो इस क्लास से फंस जाएंगे, या इस जो 4 सेट की सीरीज़ है इससे आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आ जाएंगे। इसमें कैसे आपका इस्लाम धर्म, शैव धर्म, ये सारी चीज़ें जो बेसिक आप जानते हैं सब मैं एकदम बहुत डीपली इसको पढ़ाऊँगा। तो आप बहुत ध्यान से इस क्लास को कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको क्लास लगे अच्छी तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। आप लोग चलिए क्लास आगे कंटिन्यू करिएगा। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।